देखिए दोस्तों, इसमें आज अपन टीचिंग नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। ये तीसरे नंबर का प्रकार था लर्निंग ऑफ टीचिंग का। यानी अपन इससे पहले दो प्रकार पढ़ चुके थे। ये पढ़ेंगे अपन नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग। इससे पहले डिस्क्रिप्टिव लर्निंग पढ़ चुके थे अपन। अब देखिए नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, ये अपन को थोड़े से याद देखने हैं। किस प्रकार के पॉइंट होते हैं। द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग, यानी संज्ञानवादी अधिगम में जो टीचिंग में संज्ञानवादी होते हैं वो कैसे होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। ये पहले तो देखिए ये चार इनके तरीके हो सकते हैं, चार बेस हो सकते हैं इनके। किसके? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग के। ये कितने तरीके हो सकते हैं? इसके चार तरीके हो सकते हैं। पहला तो है टाइप्स ऑफ द टीचिंग एक्टिविटी, यानी आप जो टीचर के द्वारा जो टाइप्स ऑफ द टीचर्स एक्टिविटी, यानी सबसे पहले तो टीचर की जो गतिविधि है वो प्रकार आपको होना चाहिए। इसमें कौन से में? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग में। पहला प्रकार तो ये हो गया कि टीचर की एक्टिविटी कैसी है पढ़ाने की, क्या वो कैसे सिचुएशन बच्चों को दे रहा है ना, तो वो पूरा नॉलेज इसमें डिपेंडिंग होना चाहिए। टीचर की एक्टिविटी इसमें फुल कंटेनेंस है, फुल कॉग्निटिव थ्योरी पर आधारित होनी चाहिए। तो पहला तो आपका ये है, टीचर एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर देखिए टाइप्स ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, शिक्षा का विषय वस्तु भी इसमें निर्धारित होनी चाहिए। यानी आप जिसको टीचिंग करवा रहे हो तो उसका एजुकेशन शिक्षा कैसे होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव मतलब उसके विषय वस्तु निर्धारित होनी चाहिए। उसके आधार पर आपकी टीचिंग की वे कॉग्निटिव थ्योरी पर आधारित मानी जाएगी। इसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ द लर्निंग थ्योरी, उसी प्रकार अधिगम के प्रकार होने चाहिए। यानी अधिगम को आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि आप बच्चों को, जैसे स्लो लर्नर है, कम सीखने वाले हैं तो उनको वैसी सिचुएशन में सिखाइए, और जो हाई क्वालिटी की प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको अलग, मतलब उनको बच्चे लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी को सम्मिलित करते हुए उनको अध्ययन करवाना चाहिए। यानी कम बुद्धि वाले बच्चों को भी सहारा मिल सके, तो ऐसे आपको टाइप्स ऑफ द लर्निंग की थ्योरी पे आधारित अध्ययन करवाना चाहिए। लास्ट चौथा नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लर्निंग, यानी उस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लर्निंग। कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है कि बच्चे को जो भी आप सिखा रहे हो वो बच्चा आपको उसको रेडी करता है नहीं करता है, तो ये उसको आपको अगले दिन उसको डिसाइडेड करना होगा, कॉम्पोनेंट करना होगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। या मैं ऐसे ही अपने कोर्स को बता रहा हूँ कि बच्चे भी कुछ सीख रहे नहीं है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए कॉम्पोनेंटिव्स ऑफ लर्निंग आधारित होनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपके चार प्रकार के एनालिसिस और वे इसके कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग के। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द टीचिंग के चार तरीके हो गए, है ना। नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग का पहला पॉइंट क्लियर। इसके बाद में आता है थ्योरी ऑफ द टीचर्स बिहेवियर, यानी थ्योरी टीचर का व्यवहार इस पे आधारित होना चाहिए। यानी टीचर का व्यवहार होना चाहिए, वो कौन से थ्योरी में आएगा? नॉर्मेटिव थ्योरी में आधारित होगा। क्योंकि इसमें डीएस रायन, इसने एक थोड़ा सा पॉइंट दिया था, क्या दिया था? टीचर के ऊपर है द टाइड कंसेप्ट, यानी अवधारणा होनी चाहिए टीचर का व्यवहार। यानी डीएस रायन ने इस पे अवधारणा दी थी कि टीचर का व्यवहार किस पे आधारित होना चाहिए? टीचर बिहेवियर, यानी टीचर का व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। तो ये पॉइंट था। एंड फॉर्मेलिटी एंड द थ्री ऑफ द टीचर्स, यानी फॉर्मेलिटेड यानी उसका ढांचा टीचर पर ही, टीचर के व्यवहार पर ही डिपेंड करता है। तो ये बात सही है। ये किसकी बात थी? डीएस रायन की बात थी कि टीचर का कंसेप्ट कैसे होना चाहिए? व्यवहार पे आधारित होना चाहिए। एंड फॉर्मेलिटेड थ्योरी ऑफ द टीचिंग्स बिहेवियर पे आधारित होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए एमएन मेनिक्स एंड एम स्मिथ, बियो स्मिथ, इसने एक परिभाषा दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये क्या थी? टीचर्स बिहेवियर, यानी टीचर अध्यापक का व्यवहार कंसिस्ट यानी आधारित होता है और दोज एक्टिविटी, यानी उन गतिविधियों पर आधारित कि दैट द टीचर परफॉर्मेंस टिपिकली इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू इंड्यूस द लर्निंग। यानी ये कहना चाहता है कि टीचर का व्यवहार है जो सारे क्लासरूम का वातावरण होता है उसी टीचर पे डिपेंड करता है। यानी जिस प्रकार टीचर का व्यवहार होगा उसी प्रकार कक्षा का वातावरण एक अच्छा परफॉर्म टीचर का तैयार करेगा इन इंडिविजुअल लर्निंग, और वह एक आग्रात्मक यानी एक आग्रात्मक अधिगम को भी प्रेरणा देगा। तो ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एमएस मेनिक्स एंड एम्पियो स्मिथ के अनुसार ये बात कही गई थी। अब इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट, द साइकोलॉजिस्टिक एंड थ्योरी ऑफ द टीचिंग, यानी आपकी जो नॉर्मेटिव थ्योरी है वो किस पे आधारित होनी चाहिए? साइकोलॉजिक थ्योरी पे आधारित होनी चाहिए टीचिंग। ये कहता है
बिटवीन द टीचर्स एंड द पीपल्स, यानी संबंधता होना चाहिए टीचर में और पीपल्स यानी शिष्य में, यानी टीचर्स में और शिष्य में अपने आप में व्यवहार में संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पीछे से कागज फेंक रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड पीपल्स के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। इसके बाद में देखो परफॉर्म्स बाय द टीचर्स सच एज द एनालिसिस द टीचिंग टास्क, जो भी टीचर के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उसका अंत में क्या करना चाहिए, परफॉर्म तैयार करके उसका एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि टीचर ने बच्चे ने कितना इसमें ग्रहण किया है ना। तो ये साइकोलॉजी की थ्योरी पर टीचिंग होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मतलब खुद टीचर को सोचना चाहिए कि मेरा वातावरण और शिष्य का व्यवहार कैसा है, तो ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जनरल थ्योरी ऑफ द टीचिंग, सामने थ्योरी ऑफ द टीचिंग होना चाहिए। परफॉर्म्स टू द प्रोड्यूस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबली बाय द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये अपन जनरल थ्योरी होनी चाहिए, किस पर आधारित होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार अपना ये वीडियो होता है समाप्त। ओके, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।